बढ़ता हुआ है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन किया गया, जहां नई दिल्ली में हो रही इस मीट में जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि चर्चा सिर्फ निवेश के प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने, रोजगार पैदा करने और भविष्य के औद्योगिक सेक्टरों को मजबूत करने की बड़ी रणनीति पर भी मंथन है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीट में हिस्सा लेते हुए नजर आए, जहां मंगलवार को दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी का स्वागत किया। जापानी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से प्रदेश को निवेश और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क तक का पूरी तरह से फोकस किया गया है। ऐसे में जापान जैसे तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत देश को एक साथ साझेदारी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस मीट में जिन सेक्टरों पर खास फोकस है उनमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। यानी कि निवेश का फोकस सिर्फ पारंपरिक उद्योगों पर नहीं, बल्कि आने वाले अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों पर भी है जिनमें बड़े पैमाने पर तकनीक, पूंजी और रोजगार की संभावनाएं टिकी है। मीट की एक बड़ी खासियत निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की दिशा में होने वाली गतिविधियां भी हैं। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन की परियोजनाएं और इसके साथ ही वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। ईडा की सेक्टर 10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की करीब 2025 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है। इससे 3800 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना है। वहीं मिंडा कॉर्पोरेशन की सेक्टर 10 और सेक्टर 24 की 2 परियोजनाओं में करीब 1166 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से करीब 6440 रोजगार मिलने की संभावना भी जताई गई। साथ ही ईडा में 500 एकड़ में प्रस्तावित जापान सिटी को लेकर भी प्रस्तुति दी गई जाएगी। यानी कि तस्वीर साफ है कि उत्तर प्रदेश अब जापान से सिर्फ निवेश नहीं चाहता, बल्कि तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और वैश्विक औद्योगिक साझेदारी के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बड़े निवेश प्रस्तावों का असर जमीन पर कितना दिखाई देगा। क्या जापानी कंपनियों के बढ़ते निवेश से उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत मिलेगी? क्या इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे? और क्या जापान के साथ औद्योगिक साझेदारी उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है? साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जापान आखिर उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इतना गंभीर क्यों है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं।
हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है। उस निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। जहां जिस मीट में वो शामिल हुए उसमें जापान का प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन भी शामिल हुआ। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तासीर कैसे बदल रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप चौधरी जी जो कि राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिनेश उसेंगेट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता है। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। आज शुरुआत दिनेश सिंह जी आप ही के साथ करूंगी, जो कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ निरंतर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उत्तर प्रदेश का 2047 का जो विजन है वो यहां पर बेहतर हो, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 हो। $1 ट्रिलियन का भी जिक्र वो किया जा रहा है। अब ऐसे में जापान की डेलीगेशन से जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद क्या मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर तासीर वापस से बदलती हुई देखने को मिलेगी? जी रुतरी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जिस तरीके देखिए यूपी और जापान जैसे इन्वेस्टमेंट समिट है, तो उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने आप को पेश किया और जैसे जापान जो है भागीदारी करने के लिए से आया, तो एक तरह देखिए उनको भी एक तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जैसे पोटेंशियल नजर आया। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी तरह से अपने वक्तव्य में अपने भाषण जो था उसमें क्लियर किया कि जापान जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन है और हम लोग जो है सूर्यवंश है, यानी कि उसी एक तरह से एक ही मतलब उसमें जो अगर बोला जाए तो एक ही लाइन के हम लोग हैं सभी, तो उसी चीज को लेकर के उन्होंने उसी का बताया। और दूसरा देखिए जिस तरीके जैसे कि पहले से जैसे अगर बातचीत करें, जब इससे पहले योगी जी जब कमान संभाली थी, तो उससे पहले जब जैसे कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तब से लेकर के आज तक कितना बढ़ावा क्या हुआ, तो वो सारी दुनिया से कोई छुपा हुआ नहीं, किसी भी जैसे क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा गया। चाहे वो मतलब कि जैसे मान के चले मतलब जो रिलीजियस जो सर्किट्स हैं उनकी अगर बातचीत करें, चाहे जैसे कुंभ के आयोजन की बातचीत करें, चाहे आईटी के क्षेत्र को लेकर बातचीत करें, या जैसे कोई भी जैसे चिप के मैन्युफैक्चरिंग लेकर बातचीत करें, डेटा सेंटर को लेकर बातचीत करें, तो सभी क्षेत्रों में लेकर के तो देखिए हमें टेक्नोलॉजिकल एक पार्टनर की आवश्यकता थी, एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर की आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में देखिए योगदान जो है उनकी कोई कमी नहीं है किसी तरह की। जैसे कि बाहर से बहुत से देश हैं जो आज की डेट में, जो पहले जैसे कभी होता था कि उत्तर प्रदेश में जो लोग थे तो वो कोई भी जैसे कि बाहर का जो देश कोई होता था तो वो किसी तरह से कुछ भी जैसे इसमें यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतना क्राइम और इतना जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब थी। लेकिन आज की स्थिति देखें तो उसमें देखिए बाहर से कई देश जो है इससे पहले भी आकर के योगी जी से और इनके जैसे कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनसे आकर के पहले मुलाकात कर चुके हैं। और इसके अलावा जैसे कि और जो अन्य जो मंत्री जो है उनके अलावा जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसे कि देश विदेश में कहीं ना कहीं जैसे कि इस तरह के जो समिट्स होते हैं तो उसमें इस तरफ इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का काम करते हैं। और जैसे आसपास में जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे कि यूपी में जो लगे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के और उसमें एयर मार्क करके और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऋतु जी अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी जैसे कि देश का जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा तो बेकार जाएगा, जाएगा। तो उसको लेकर के देखिए पहले पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, यानी कि जैसे कि पूरा जो रोड्स का और अन्य जो चीजों का जैसे बिजली है, तो पहले क्या था कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो थी तो उसका बहुत ज्यादा अकाल रहता था, बहुत मतलब कमी रहती थी, और जैसे 8 घंटे 10 घंटे बिजली आई, कभी कहीं पर नहीं आई। तो उसको लेकर के और पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वर्कफोर्स तैयार की, यानी कि जैसे कि आईटी से रिलेटेड हो गया या अन्य जैसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हम लोग थोड़ा पिछड़े होते हैं, तो उनको बढ़ाने का काम किया, उनको पहले जैसे स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को बाहर से बुलाया। तो एक तरह से ये बेहतरीन कदम है जो मन के केंद्र का और यूपी का। और इसको लेकर के स्पष्टता से अगर बोला जाए तो आगे आने वाला जो भविष्य है भारत का और यूपी का पूरा स्वर्णिम है, क्योंकि जिस तरीके से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर के और जिस तरीके जैसे कि जो लास्ट जो बजट था समाजवादी पार्टी का, उसके बाद में जैसे कि जो पहला बजट जब पेश किया और आज का जैसे बजट पेश किया, जैसे कि मतलब जो आज का बजट का मतलब कि जैसे इस साल का बजट जो पेश किया योगी जी ने, तो उसमें एक तरह से 3 गुने का इजाफा हुआ। तो 3 गुने का इजाफा एक तरह से मान के चले कि वो हुआ, तो एक तरह से उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बढ़ावा हुआ और जैसे कि जो नई जैसे कि मतलब कहते हैं कि पेविंग द वे फॉर इन्वेस्टमेंट और जो जैसे कि इन्वेस्टर्स जो आते हैं तो उनके लिए एक तरह से रास्ता साफ करने का काम किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेहतरीन है, मतलब जो मीट है, और इस तरह की जो समिट जो है होते रहेंगे और आगे आने वाला जो समय है उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन और स्वर्णिम काल रहेगा। और साथ साथ में जैसे कि भारत की इकोनॉमी है उसमें 1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा ही बढ़ने का काम होगा। और जिस तरीके जैसे कि मान के चले कि रिलीजियस टूरिज्म को जैसे बात में कर रहा था, तो जैसे जिस तरीके से कुंभ का किया गया, तो कुंभ में मान के चले कि एक जैसे कि जो प्रदेश है उसमें इससे 3 गुने से ज्यादा जो है वो
टूरिस्ट बाहर से आकर के या रिलीजियस जो टूरिस्ट आकर के यहाँ पर करके चले गए, तो उन्होंने भी एक तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से और योगदान करने का काम किया। तो ये कि ओवरऑल अगर मैं समअप करके बताता हूँ रितु जी, तो पूरे तरीके से यूपी जो है पूरी तरीके चहुमुखी विकास करने के रास्ते में और हर तरीके से हर मोर्चे पे और सफलता के कदम जो है वो चूमते हुए जा रहे हैं और पूरे तरीके से जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ, जैसे कहते हैं कि सनलाइट और सनवे जो है वो नजर आ रहा है साफ। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में आपका। चूंकि आपने सुना होगा और देखा भी होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश जो मीट का आयोजन किया था, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर उपस्थित रहे, जापान का जो डेलीगेशन था उनसे मुलाकात की। तो सीधे तौर पर मोटा मोटा अगर हम समझने का प्रयास करें तो सीधे तौर पर राज्य सरकार की तरफ से ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तासीर लगातार बदल रही है और अगर जापान का डेलीगेशन यहाँ पर निवेश करता है तो अब बेहतर परिणाम उसके देखने को मिल पाएंगे और बहुत बड़ा फायदा युवाओं को होगा रोजगार के प्रति। आप लोग क्या सहमत हैं? आप लोगों का नजरिया इस पूरे मसले पर कैसा? नहीं, नमस्कार रितु जी, बिल्कुल सहमत और असहमति की बात नहीं। सवाल यह है कि कागजों पर तस्वीर बदलने से ज्यादा जरूरी था जमीन पर तस्वीर बदलती। और 2 कार्यकाल आदरणीय योगी जी को मिला, ट्रिपल इंजन की सरकार भी मिली और उसके बाद अगर जमीन पर तस्वीर नहीं बदली तो फिर इस डेलीगेशन का चली चला के वेला में मीटिंग्स का क्या फायदा। कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, कई एमओयू 5 लाख करोड़ के एमओयूज हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। एक डाटा के हिसाब से देखिए, आज जीएसडीपी के 3 गुना की बात करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12 से 17 में 6.5 से 7% था और 17 से 25 के बीच में 6% के आसपास रहा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ग्रोथ उत्तर प्रदेश की क्या रही। दूसरी बात, कहते हैं कि हमारा वो बजट कई गुना हो गया। अरे बजट 3 गुना हो गया, कर्ज 4 गुना हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है किसी स्टेट की औद्योगिक विकास की जो दर होती है वो उसके जीएसडीपी के परसेंटेज पे होती है। जो 17-18 में जीएसडीपी में जो 27.4% का स्टेक था, जब 17-18 में समाजवादी पार्टी गई, तमाम उद्योग धंधे हम लोगों ने लगाना शुरू किया था, चाहे वहां नोएडा में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे नया एक इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर का लखनऊ में जिसमें HCL जैसी कंपनीज आई, सैमसंग की यूनिट्स वहां लगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये जब हम लोगों ने शुरू किया था 17-18 में 27.4% जीएसडीपी का औद्योगिक स्टेक था इंडस्ट्रीज का। जो 2025-26 में अगर हम इसको देखते हैं तो 24-25 के सेकेंडरी सेक्टर में 25.91% दिखता है। तो इसका मतलब जो जीएसडीपी के सापेक्ष औद्योगिकरण होना चाहिए था, उद्योग धंधे बढ़े होते तो उसका सेक्टर बढ़ जाता। जो पूरी जो जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की है जिसमें कई चीजें शामिल होती हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में भी एक जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रितु जी, सर्विस सेक्टर और चीज छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 10% है। तो अगर ये कहना कि आप अगर 10 साल में उद्योग धंधों का स्टेक जीएसडीपी में नहीं बढ़ा पाए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, उत्पादन नहीं बढ़ा पाए, सेल नहीं बढ़ा पाए, सर्विस सेक्टर को नहीं बढ़ा पाए पूरी इकोनॉमी के सापेक्ष, तो आपने कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया? इसका मतलब पूरी तरह केवल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, भ्रष्टाचार का अड्डा रहेगी। कागजों पर आप एमओयू करते रहे, जमीन पर न इंडस्ट्री लगी, न लोगों को, नौजवानों को नौकरियां मिली, न पलायन रुका और ना आप एक फैक्ट्री खड़ा करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उसमें सर्विस दे पाए। हाँ, आपने एक काम जरूर किया कि आपने युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में या इजराइल में, विशेष रूप से इजराइल में श्रमिकों की भर्ती अभियान सरकार ने चलाया। तो आप सोच सकते हैं जो करना चाहिए था कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभियान चलाते तो उत्तर प्रदेश के लोगों को यही नौकरी मिलती। तो आपने उनके लिए युद्धग्रस्त क्षेत्र में इजराइल में नौकरी का अभियान चलाया। तो आप इससे सरकार की मानसिकता, सरकार की उपलब्धि, सरकार का फ्यूचर प्लान जान सकते हैं। यह दिखाना अच्छी बात है कि नेपाल, आप वहां जापान गए, जापान में घूम के आए। अगर आज ये जापान में योगी जी के जाने के बाद अगर आज ये बात हो रही होती कि ये जापान की 10 कंपनियों का इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फला जगह हो गया है और ये देखिए अब योगी जी जा रहे हैं उसका उद्घाटन करने, उसमें उत्तर प्रदेश के इतने लाख लोगों को रोजगार मिल गया है, इतने डायरेक्ट, इतने इनडायरेक्ट, और इतना प्रोडक्शन जाने लग रहा है, इससे जीएसटी से लेकर के यूपी का इतना लाभांश निकलने लगा है, हम भी ताली बजाते, धन्यवाद देते। यहाँ
बैठ पैनल बैठे, हम अपने साथी को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, चलिए कुछ तो किया आपने। नहीं सरकारी नौकरी दे पा रहे थे, कम से कम प्राइवेट कंपनियां आई, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन आपके कोरे भाषण, ध्रुवीकरण से आपको फुर्सत ही नहीं मिली। और अब जब चुनाव में जा रहे हैं तो जापान को दिखा करके हम लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं? सच ये है कि डांटे पे बात करिए जी। सीधे तौर पर यह है कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है संदीप चौधरी जी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या कागजी तौर पर जो यहाँ पर डेलीगेशन से मुलाकात हो रही है ये धरातल पर भी दिखनी चाहिए, जमीनी हकीकत होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सर मैं ये समझूंगी, सर आप समाजवादी पार्टी की बात से सहमत हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी समझने का प्रयास करूंगी कि निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश में जापान इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि पहले भी हमने इस तरह की चीजें देखी जहां मीटअप होता है और उसके बाद मुलाकात होती है और निवेश को लेकर करोड़ों का निवेश करने की बात की जाती है। फरवरी में भी यहां पर निवेश का जिक्र किया गया था और वापस से जापान यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, निवेश कैसे करना है, उसको लेकर लगातार यहां पर विचार विमर्श का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए नीतू जी, जब दुनिया का कोई भी देश कहीं इन्वेस्ट करता है सबसे पहले वो वहां की रोड फैसिलिटीज देखता है, वहां का माहौल देखता है, क्राइम रिपोर्ट देखता है, वहां का शासन। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इमेज दुनिया में चेंज हुई है। जिस तरीके से योगी जी की इमेज है, योगी जी के जो काम करने के तौर तरीके हैं, अब बैंक से पैसा निकाल कर आप अपने घर लेकर के आते हैं, रास्ते में वो डर नहीं है कि पैसा छीन लेगा। आप बाइक से अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं, वो डर नहीं है कि कोई आपकी बाइक छीन लेगा। जो व्यापारी लोग थे उनसे किस तरीके से फिरौती ली जाती थी वो आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। इसलिए चाहे जापान हो या दूसरे देश हो, वो इन्वेस्ट के लिए आ सकते हैं। इस तरीके का माहौल दुनिया में क्रिएट किया जाता है तभी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है। क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब है वहां पर व्यापारी आएगा, व्यापारी आकर इन्वेस्ट करेगा, वहां पर सर्विस के लिए लोग बाहर से भी आएंगे, अपने प्रदेश के भी आएंगे। तो सबसे पहली चीज है उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाए। तो ये विश्वास योगी जी पैदा करने में कामयाब हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित है। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, अगर कोई महिलाओं को छेड़ेगा या किसी को लूटने की कोशिश करता है तो उसका ऑपरेशन लंगड़ा चलता है, उसकी टांग में गोली मार दी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा आज की तारीख में इस तरीके की घटनाएं नहीं आती है। रह रहकर कोई घटना कहीं जाती है लेकिन उसका सरकार इलाज भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और बड़ी सच्चाई और हकीकत है कि अभी तक जितने इन्वेस्टमेंट सबमिट हुए हैं उसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया है कि भाई यहाँ ये इंडस्ट्री लग गई या ये नया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर डेवलप हुआ और यहाँ पर 100 कंपनियां आ गई, यहाँ पर 200 कंपनियां आ गई और यहाँ पर देश के इतने लोगों को नौकरी मिल गई। उसके लिए मुझे लगता है हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब वो चीज वाकई जमीन पर उतरेगी तो मेरे ख्याल से उसको हम विकास कह सकते हैं और यूपी के लोगों के लिए हो या देश के लोगों के लिए हो वो एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो जी। और शायद वही मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपनाया जा रहा है। लेकिन दिनेश सिंह गेट जी, जो आरोप यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? क्योंकि उनका सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप है कि भाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अब तक जो हुआ सो हुआ। क्योंकि निवेश पहली बार तो हो नहीं रहा, इससे पहले भी निवेश हुआ था। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का शासन था उसका भी वो ब्यौरा रख रहे हैं। ऋतु देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं तो उन्होंने अपने तरीके की बात रखी। देखिए लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का हक है, तो अपनी तरीके से बात रखी, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन उसी के साथ मैं उनको काउंटर तो नहीं कहता, लेकिन उनकी बात का जवाब जरूर दें क्योंकि मेरे ख्याल से आधे मतलब जैसे कहते हैं कि आधा ज्ञान विश्वमान, तो उस तरह की बातचीत है। जीएसटीपी की बातचीत जैसे महोदय कहते हैं तो देखिए 3 गुना जीएसटीपी आपने शायद मतलब देखा नहीं कि आंकड़ा कितना था, आपके समय कितना था, 2017 में 16 में कितना था और आज कितना है। तो वो देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें पता लग जाएंगी कि उस टाइम पे कितने लाख करोड़ था और आज कितने लाख करोड़ है। तो सीधा सीधा मान के चले करीब करीब 3 गुने का जो है इजाफा उसमें हुआ है, तो वो देख के चले हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो भी देखिए तभी होती है जब कोई एक पैसा वहां पर लगता है। कोई किसी को वैसे नहीं जाकर के मैं जाकर के और लंदन में जाकर के एक 5 स्टार होटल का उद्घाटन करके आ जाऊंगा या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके आ जाऊंगा, वैसे नहीं चलेगा। तो चीजें लगी हुई जो मेहनत जैसे लोगों ने की है तो उनको देखिए एक पानी में मिलाने का काम आप ना करें। पूरी तरीके से ये देखें कि जो लोगों ने मेहनत की है तो उस मेहनत के बदले में अगर तारीफ ना कर सके कम से कम बुराई ना करें। और जो पैसा देखिए यहाँ पर अगर आएगा तो उसका देखिए सीधा सीधा फायदा जो है पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। तो वो अगर फायदा बोला आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पूरा आपका परिवार है, मेरा परिवार है, संदीप जी का परिवार है। तो उस तरीके देखिए कहने की बातचीत है। और ऋतु जी आपका भी जैसे कहीं ना कहीं जैसे नोएडा से वास्ता हो गया या मतलब यूपी में कहीं वास्ता हो गया तो आपको भी देखिए उसी का लाभ मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर में कोई नहीं कहता कि मैं डंके की चोट पर बताता हूँ पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर जो है
तो उसमें पूरे तरीके से और पहले से फायदा हुआ है। और उसको जिस तरीके से जैसे बातचीत होती है कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, उसको देख करके आप चलेंगे तो सामने साफ नजर आता है। पहले रात को 12 बजे क्या दिन में 12 बजे निकलना मुश्किल था, और अभी देखिए आप खुले तरीके जैसे ज्वेलर्स हैं तो वो अपना सामान पूरा लेकर के, और जब निकलते थे शाम को तो उनको ये नहीं पता था कि अपने घर पे सही सलामत तो खुद पहुंच पाएंगे, उनका सामान पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। यही सब चीजें देख करके बाहर से एफडीए आने का काम होता है। और उसमें लेकर के देखिए हम लोग जैसे अग्रणी मैं साहब पूरी तरीके बता रहा हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं। डेटा सेंटर्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हमने युवाओं को उस तरीके से जैसे कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी या अन्य इस तरह के जो संस्थान है उनके द्वारा हम लोगों ने ट्रेनिंग देके, और जो भारत सरकार के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर के विभिन्न जो संस्थान है वो अपने तरीके से उसकी मदद करते रहे। तो युवा जो है उनको तैयार किया गया, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया, और उसको लेकर के पूरे तरीके से हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि जापान जैसा देश है, क्योंकि उनको भी देखिए पैसा बहुत है जापान के पास में, लेकिन लगाने के लिए जो ठिकाने हैं वो भी तो कहीं ना कहीं चाहिए ना, क्योंकि हम लोग एक तरह से जैसे कि वो चाइना में नहीं लगाना चाहते। और चीप लेबर हमारे यहाँ जैसे कि जो लेबर है और जो वर्क फोर्स है, जैसे सबसे युवा हम लोग एक तरह से उसमें युवा फोर्स में है, और उसके साथ साथ जैसे कि लेबर जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल रीजनेबल उसमें है, तो उसको लेकर के हमारे यहाँ जो स्थिति जो है वो उनके लिए अनुकूल है। उसी चीज को लेकर के, और पोटेंशियल उनके लिए मतलब पोटेंशियल की भरमार हमारे यहाँ पे है, उसी चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश में पहले कोई सोच नहीं सकता, वो उत्तर प्रदेश में आने को तैयार है, और समाजवादी पार्टी को इसमें भी कमी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनको ये देखना पड़ेगा कि चीजों में नमक, जैसे कि भाई पूरा खाना 56 भोग खिला दिए और उसके बाद में मतलब ये जाते टाइम पे मतलब जैसे दांत में से कुछ फंसा हुआ निकाल कर जाते हुए और बोलते हैं बाकी तो खाना ठीक ठाक था लेकिन चटनी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। तो चटनी में नमक जो है उसको ना देखिए, ये ढूंढिए कि 56 भोग जो आपको खिलाए गए उसके पीछे जो मतलब उसमें जो शिल्पकार का मतलब जो शेफ्स जैसे बोले हैं, शेफ्स को जैसे इसमें किसी भी तरह कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कितनी मेहनत उसी को लेकर के की, तो वो जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं जाया ना जाने दें और उनकी तारीफ करें। साथ साथ आपकी अगर पार्टी होती है तो आपकी पार्टी के समय जो अच्छे काम हुए उनकी भी हम तारीफ करने काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो काम हो रहे हैं उनको आप आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में निवेश आया था? इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया था। देखिए उस टाइम का जैसे था तो वो मुश्किल से मेरे ख्याल 3000 करोड़ के आसपास था। हमारे समय पे उससे कई गुना मतलब यानी कि मतलब 10 टाइम्स अगर बोले तो भी मतलब कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे कि तरह मान के एमओयू जो है वो साइन होकर, क्योंकि समय लगता है, कोई भी जैसे प्लांट लगता है ऋतु जी तो उसमें समय लगता है, चैनल भी जैसे अगर कोई बनता है तो उसमें भी समय लगता है। उसी तरीके से जैसे कि जो चीजें हैं तो उसमें कोई प्लांट लगना है उससे पहले सर्वेज होते हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं। जैसे अभी मैंने सुना था कंपनी का कि एक बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है तो वो अब सर्वे पिछले 1-1.5 साल से और सर्वे करने पर लगी हुई है कि उस तरीके से बेंच का मैंने सुना कि बेंच जो है वो कहीं और से साउथ की तरफ से आकर के यहाँ पर कुछ करने के उसमें है। तो उस तरीके से बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, विदेश की कंपनीज है, ऑटोमोटिव कंपनीज के अलावा बहुत सारी और जैसे कि मतलब जैसे आईटी कंपनी की जैसे कंपनी जो है वो भी उस तरीके से है। तो उनको लेकर के जो मंत्रीगण जो है उस तरीके से बहुत जैसे कि सुनील कुमार शर्मा जी कैबिनेट मंत्री है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया, बहुत बेहतरीन तरीके से बेजोड़ तरीके से उन्होंने जो है सबसे जापानीज डेलीगेशन के अलावा और भी जगह जगह पे जहाँ पे संपर्क करने का काम किया कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सके, कैसे युवाओं का भाग्योदय यहाँ पर हो सके। तो चीजें जो भी जैसे है उस तरीके से जैसे कि सनलाइट होती है तो सनलाइट को बंद करने का काम करें। राइजिंग सन वाली जो कंट्री है वो हमारी आ रही है और हम लोग जैसे सूर्यवंश के जैसे कि मतलब एक तरह से जैसे योगी जी ने बताया तो पूरे तरीके से सूर्य की रोशनी को देखे को रोका नहीं जा सकता। तो जो सूर्य चमक रहा है तो उसको चमकने दें और जो चमकेगा तो पूरे तरह से धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए सर। का नहीं होगा, पूरे देश का होगा। तो इसीलिए मुझे मतलब ये शायद ये दोबारा फिर बताना पड़ेगा। ठीक है दिनेश जी, एक बार आपने जो तमाम बातों का जिक्र किया सर एक बार सुन लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती है? ऋतु जी गोल गोल और सूर्य और चंद्र की बात करके, सूर्य चंद्र भारतीय जनता पार्टी की कृपा से नहीं है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे जापान की सरकार हो सबको अपने हिसाब से सब में बांटते हैं, उसमें आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। आपने ये बताया 3 गुना जीएसडीपी उत्तर प्रदेश के हो गए, हम तो पहले कह गए ये तो सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो कंटिन्यूअस जो परसेंटेज आप ग्रोथ होता है, आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुनिए, अच्छी बात रहेगी कहूंगा नहीं। परसेंटेज आप ग्रोथ 12 से 17 के बीच में 7% की दर से जीएसडीपी बढ़ी और आप 17 से 2026 के बीच में 6% से बढ़ी, तो किसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ ज्यादा हुई? अगर 3 गुना जीएसडीपी हुआ और कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए जो आपको कर्ज मिला था, अगर 9 लाख करोड़ रुपए हो गया तो वो किसकी उपलब्धि होगी? कर्ज 4 गुना बढ़ गया, 4.5 गुना, जीएसडीपी 3 गुना बढ़ी। इसको उपलब्धि में माने कि इसको डुबोने में माने कि उत्तर प्रदेश में लोग कर्जा बढ़ा दिया? दूसरी बात मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं, देखिए 2012 से 17 का कालखंड और 17 से 26 का 10 साल का आपका कालखंड, दोनों की जब तुलना करिएगा तो मैं बता रहा हूं 12 से 17 में सैमसंग आई
नोएडा प्लांट का 2015 में 517 करोड़, 16 में 2000 करोड़ और 17 में 4915 करोड़ का एक्सपेंशन हुआ। मैं बता दे रहा, लावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 600 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई। ओप्पो 2015 में इन्वेस्टमेंट किया उसने। वीवो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूपी में मैन्युफैक्चरिंग हब लगाया। हम अपने इंटेक्स 372 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। गोडफ्राई फिलिप्स करके मेरठ में इन्वेस्टमेंट, वेब इंडस्ट्रीज, डीसीएम, श्रीराम, पार्ले एग्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, शाही एक्सपोर्ट, मोजर वियर सोलर की कंपनी। तो 2013 में 9600 करोड़ को फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो जमीन पर आए। मैं उसके आगे बता रहा हूं, आप आगे आइए। यहाँ लखनऊ के अंदर जो चक गंजरिया था, जहां पर आईटी सिटी की केवल नींव नहीं रखी, उस थोड़े से कालखंड में हमने बना करके उत्तर प्रदेश के लोगों को और नौजवानों को नौकरियां करते हुए तब हम छोड़ के गए। वहां आप एक यूनिट बढ़ा नहीं पाए, वहां तमाम जो तेजी से काम चल रहा था बल्कि अभी रुका हुआ है, एक तरह से आपने उसको ठप सा कर दिया। अगर जिस स्पीड से हम लोगों ने उसका शुरुआत किया था, अगर आज चल रहा होता तो वहां कम से कम 2500 कंपनियां हो गई होती और लाखों लोग वहीं रोजगार पा गए होते। आपने तो रोक दिया। आप ये कह रहे हैं सूरज की रोशनी, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपका कार्यकाल इतना लंबा हुआ, आपकी केंद्र भी सरकार रही, आपकी नगर निगम में भी एक तरफ सरकारें मिली, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का जो स्टेक है अगर वो कम है, बढ़ा नहीं, तो हम कौन से ऐसे डाटे को माने कि आप कह रहे हैं कि जो है उद्योगीकरण हो गया। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपने लखनऊ में किया। जापान में, दुनिया के तमाम देशों में आप लोग गए, उद्योग लेके आए, उद्योग लाने के लिए बात करने या पता नहीं फोटो खिंचाने। अगर लेके आए होते तो आज बताते कि फला देश में हमारा फला डेलीगेशन जो गया था उसकी ये यूनिट खड़ी हो गई यहाँ करके। अमेरिका में फलाने गए थे हमारे प्रमुख सचिव, वो लेके फला कंपनी आए, इतने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। मुख्यमंत्री जी फला देश गए थे, वहां से 5 कंपनियां लेके आए हैं। उद्योग मंत्री जी कनाडा गए थे या जहां भी गए थे, यूके गए थे, तो वहां से 5 कंपनियां ले आई। ये देखिए फलाना मेरठ में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में, बुंदेलखंड में, पश्चिमांचल में कहीं लग जाती, ये दिखाते, ये डाटा देते कि इनके आने से उत्तर प्रदेश कितने लोग नौकरी मिल गई। ये डाटा देते कि जो 27% इंडस्ट्री सेक्टर का जीएसडीपी में हिस्सा था वो आज बढ़ के 51% हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बराबर हो गया। तमिलनाडु जैसे राज्यों से ऊपर हम जा रहे हैं। हम भी तो आपके लंबे कार्यकाल और काम की उपलब्धि की सराहना करते, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपकी केवल पीठ ठोकी जाए, वहां कागजों पे सुंदर उत्तर प्रदेश लिख देने से, बढ़ता हुआ उद्योग लिख देने से आपकी सराहना हो, तो नहीं हो सकती। जब तक जमीन पे काम नहीं होगा, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक उत्तर प्रदेश, अच्छे उत्तर प्रदेश की कल्पना नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज हो सकती जो आप सब देख रहे हैं, आपने किया, आपने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में 80 जगह गड्ढे हो गए उद्घाटन के बाद ही। वो भ्रष्टाचार किया कि न भूतो न भविष्यत। आपके सरकार के एक मंत्री कहते हैं मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में थाने से लेकर के तहसील कचहरी तक ऐसा भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं देखा। आपके समय में हवा चल जाने से पुल उड़ जाता है, पहले तो हम लोगों ने नहीं सुना था कभी बात। आपके शासन में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, चूहे पुल खा गए। कानपुर के अंदर एक आया कि पता चला चूहे ने, जो रिपोर्ट आई कि चूहों ने उस पुल को गिरा दी, खत्म कर दिया। आपके कार्यकाल में यह उपलब्धि हुई कि हाईवे को पंखे से, जो आदमियों को गर्मी से राहत देने वाला टेबल फैन होता है, उसको लगा करके सड़कें सुखाई जाने लगी। तो साहब ये जो है, माफ करिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को नौकरी नहीं पाए, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, उद्योग तमाम महंगाई से राहत नहीं दे पाए, गैस डीजल पेट्रोल के दाम नहीं कम कर पाए, तो आपको क्यों उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त करें? एक मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ सर, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी धन्यवाद। देखिए महोदय, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी अपनी बातें सारी बताई, तो ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि आपकी सब बातों का सम्मान करते हुए, लेकिन आप थोड़ा सा एक काम करिए। मुझे लगता है ना तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना कोई गवर्नमेंट का गजट पढ़ते हैं, ना कोई और चीजें पढ़ते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ अगर आते हैं तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि आधी अधूरी, जैसे मैंने बताया कि आधा ज्ञान बुझ समान। आप थोड़ा आंकड़ों को देखिए तो उससे आपको पता लग जाएगा आपके समय से लेकर के और अभी के जो समय जो है उसमें आंखें खोलने वाला विकास हुआ है। आंखें खोलने के विकास का मतलब होता है कि जिसको देख करके, बाहर देख करके आपको चीजों को, अपने आप को जो अमूलचूल परिवर्तन जो है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन या सन की जो बातचीत की है, तो वो चीजें जो होती हैं, जो बातचीत बोलने की बातें हैं,
वो बातें की गई, तो उनको लेकर के भी आप उसमें मुहावरे और इन चीजों में लेके जा रहे हैं। उन चीजों में ना जाके तथ्यों पे अगर बातचीत हम लोग करें तो 50 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू जो हैं वो साइन होने का काम हुआ और वो धरातल पर उतरने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। उसका 50 लाख करोड़ की बात ही नहीं कर रहे आप। 17 से 22 तक प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 फैक्ट्री का लगा करके 10-50 कंपनी नाम पढ़ दीजिए, टीवी पर पढ़ दीजिए, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। जहां पर नौजवानों को आपने नौकरियां दे दी। आप खुद देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसके समय पे आया बताइए सर? डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर्स के जो यूनिट है वो किसके समय पे आई है सर? और जो चीजें देखिए आप खुद देखिए, डिफेंस कॉरिडोर किसके समय पे आया, तो आप खुद देख लीजिए इन चीजों को लेकर के। से मैं आपकी किसी बात को डिफेंस कॉरिडोर का सर, डिफेंस कॉरिडोर ब्रह्मोस का रसिया और भारत सरकार का बहुत पुराना यूपीए सरकार का वो एमओयू है। अगर यहाँ उत्पादन हो रहा है हम लोग राजनाथ जी को धन्यवाद दे रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया ना। वही तो सरकारी कंपनी ठीक है, प्रोडक्शन है, वो देश के किसी कोने में होती रसिया और भारत का, वो राजनाथ जी ले आए लखनऊ में, तो कम से कम आपके लिए बताने के। लेकिन उसमें न उत्तर प्रदेश के लोगों का आपने रोजगार दिया, न नौजवानों दिया। कौन सी इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ करके हमें क्या कर रहे हैं? अरे वो भी पुराना है। धर्मेंद्र सुनिए, हम एक तो कह रहे हैं उसका एमओयू कब हुआ था? डिफेंस कॉरिडोर में बहुत सारी आपको अच्छा आप यही बताइए। चलिए आपकी बात मान लेंगे, एमओयू कब हुआ था ब्रह्मोस का? एमओयू कब हुआ था? आपकी बात हम मान लेंगे, आप बता दीजिए। एमओयू हो चुके, मतलब उसको समय हो चुका 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है उसको लेकर के एमओयू हुए। अरे एमओयू यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था, भारत सरकार में, उस समय की तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट में और रसिया सरकार के बीच हुआ। सर इसको करेक्ट करिए, उसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, आपकी सरकार का कोई काम नहीं। कह तो रहा हूं उसमें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। साहब आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आपकी उपलब्धि मानता हूं मैं, लेकिन पूरे तरीके से हम लोगों ने जो काम किया, देखिए हम लोग बेहतर मैनेजर सब, जैसे आजकल ये होता है कि जैसे अगर आपके पास में कोई सिम कार्ड अगर है, उसके सर्विसेज आप अगर प्रसन्न अगर नहीं है, खुश अगर नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, आपको मतलब इस टाइम पे सुविधा उपलब्ध है। उसी तरीके से आपकी सरकार जो थी उसका सिम चेंज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार है, उसका रीजन यह था कि आप बेहतर मैनेजर साबित नहीं हुए। हम लोग बेहतर तरीके से सरकार को, तो मतलब सरकार में आकर के और बेहतर तरीके से यूपी के सिटीजन को सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। आप लोग नहीं दे पाए, दोबारा आने को आपको समय जो है उस तरीके से नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका भी है कि जनता जो है पैमाने देखती है, सबकी वो देखती है। आप लिस्ट देखते देखते थक जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी कंपनी तो आप लेके आ नहीं गए। डिफेंस कॉरिडोर में मानने पर बहुत सारी कंपनीज है, एक कंपनी का नाम नहीं बता सकता मैं, बहुत सारी कंपनीज, आप जितना देखेंगे उतना आपको कम नजर आएगा। बता दीजिए 5-10 कंपनियों का नाम, 5-10 का नाम बता दीजिए। तरक्की मैंने बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट हुई है, उसका माइक्रोसॉफ्ट। डिफेंस कॉरिडोर में आप बहुत कंपनियां, 5 कंपनियों के नाम बताइए लखनऊ में जो उत्पादन शुरू कर दी हो। यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग केवल रेटोरिक स्ट्रेटजी कहानी बनाते हैं। उत्पादन शुरू होने में आपके पास उपलब्धि के नाम कुछ नहीं है, नफरत पैदा करने के अलावा उसको स्वीकार करिए। नफरत पैदा करने का आपके समय था। हम लोगों के समय पे 10 साल में कितने दंगे हुए, आपके समय कितने दंगे हुए? आपके समय तो ये मान लीजिए दंगे तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश के आजम खान महिला अपराध में नंबर, हत्या लूट डकैती में नंबर 1 है, और दंगों में एनसीआरबी कहा 17-18 में आपकी सरकार में कितने हुए, कुछ तो आप देख लीजिए। आप क्या कार्रवाई करते हैं उस पर तो मत जाइए। क्राइम भ्रष्टाचार तो चरम पर। धर्मेंद्र ये डिबेट में है, तो डिबेट के हिसाब से देखिए कुछ करके जाइए, ये सब चीजों को कुछ रखा नहीं है, क्योंकि आपके समय पे जितना दंगा और जितना ये फसाद और जितने गुंडागर्दी होती थी। ठीक है, फिलहाल दोनों ही पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी तारीफ कर रही है, और समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, जो डेलीगेशन से बातचीत हो रही है उसका धरातल पर असर नहीं है। लेकिन संदीप चौधरी जी, जिस तरह से आज की आप पूरी तस्वीर ये क्लियर हुई है, उससे क्या लग रहा है कि जापान सिटी और जापानी कंपनियों का जो क्लस्टर है वो नोएडा या फिर ईडा में मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर मजबूत होगा? और इसी को लेकर अब विपक्ष की पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, और ऐसे में लगातार ये कहा जाता है कि भाई हम निवेश कर रहे हैं, कभी जापान से, कभी चाइना से, कभी किसी देश से, लेकिन उसका धरातल पर वो सफल परिणाम आज तक नहीं मिला। देखिए रितु जी, ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, और चूंकि इमेज जो उत्तर प्रदेश की है वो ऐसी इमेज हो गई थी पिछले कुछ सालों में कि लोग कहने लगे थे कि यहाँ पर तो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करने लगे थे, इंडस्ट्री के नाम पर कोई बिजनेसमैन यहाँ लगाने को तैयार नहीं था। माहौल इस तरीके का, अपहरण की घटनाएं सारी उत्तर प्रदेश से आती थी, दिन दहाड़े गोली मार देने की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती थी, बैंक से पैसा लेकर के आना यहाँ पर सेफ नहीं समझा जाता था। बहू बेटियां पढ़ने के लिए, आप तो उत्तराखंड से आती हैं, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहू बेटियों को बाहर भेजने में डर लगने लगता था। कहीं लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए घंटा जाती थी, स्कूल के ट्यूशन पढ़ाने वाले के बाद या तो उसके पापा खड़े होते थे या उसका भाई खड़ा रहता था।
ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर थी। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है, तो मुझे लगता है इसीलिए जापान का डेलीगेशन बात कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास पूरे इनपुट्स होते हैं, पूरी खबरें इनके पास होती है, पूरा रोड मैप ये तैयार करके आते हैं, चीजों को अच्छी तरह स्टडी करके ये लोग आते हैं। अदरवाइज जापान क्यों उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट लेगा? वो तो केरला में भी इंटरेस्ट ले सकता था, तमिलनाडु में भी इंटरेस्ट ले सकता था, कहीं और भी वो सोच सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश का डंका कहीं आप कई बार खबरें कवर करने जाती होंगी, हरियाणा में जाएंगी, राजस्थान में जाएंगी, कई जगह वहां के लोग ये कहते हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ का कुछ तो ऐसा करिश्मा है जो लोगों के सर चढ़कर बोलता है, और मुझे लगता है यही वजह है जो जापान का डेलीगेशन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जापान के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसे मैन पावर और एक सुरक्षित माहौल और लैंड चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, और उन सब चीज के लिए सबसे अनुकूल जगह है उत्तर प्रदेश। सर चूंकि देखिए निश्चित तौर पर क्राइम में यहाँ पर जो कंट्रोल है वो पहले से ज्यादा हुआ है। लौट रही हूँ, एक सेकंड लौट रही हूँ, एक बार संदीप चौधरी से मैं डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगे। सर चूंकि देखिए सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना कि योगी सरकार के दौरान जो निवेश के बड़े बड़े प्रस्ताव आए वो भी हमने देखे, और विपक्ष भी वही सवाल उठा रहा है, क्या धरातल पर उसका असर हुआ है? क्या कंपनियां यहाँ पर वाकई में निवेश कर पाई हैं? क्योंकि MOU हो चुका है, इस बात को मीडिया के समक्ष रख दिया गया और अपने संबोधन के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा दिया गया, लेकिन जब धरातल पर वास्तव की बात आती है, अभी जापान के साथ हुआ है, ठीक है, जापान में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2017 के बाद से 2018 में पहला यहाँ पर निवेश और सेक्टर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तासीर पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन धरातल पर क्या आपका नजरिया है कि धरातल पर उसका असर देखने को मिला, रोजगार के तौर पर, विकास के तौर पर, और जो MOU हुए उसको लेकर कंपनियों ने निवेश किया यहाँ पर? देखिए रितु जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले तो मैं बता दूं, धर्मेंद्र जी अपनी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से और अच्छे से रखते हैं, और दिनेश जी तो मेरे फैमिली मेंबर हैं और बहुत अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और इनका दोनों दलों का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत बात रखते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने से पहले वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश का अब लगभग हो चुका है। आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, हाईवेज देखेंगे, वो सब चीजें बन करके तैयार हैं। अब इनमें राजनीतिक अगर हम बात करें तो ये चीजें जरूर आ सकती है कि भाई हाईवे बना लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, सड़क बनी उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, पुल बना उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, वाकई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन समस्याओं का समाधान करना भी सरकार का काम है, और उन लोगों पर एक्शन लेना भी सरकार का काम है। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त सरकार करेगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान बिजली देने की व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था नहीं है जैसे पूर्व में कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए कि उनके क्षेत्र में या उनकी लोकसभा में, उनके परिवार के लोगों की लोकसभा में तो 24 घंटे लाइट रहती थी, बाकी पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। उनके यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर रहती थी। बहू बेटियों को किस तरीके से छेड़ा जाता था, किस तरीके से लोगों से धन वसूली की जाती थी, किस तरीके से अपहरण किया जाता। आज पूरा उत्तर प्रदेश एक समान दर्जे से आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है वो माहौल अब क्रिएट हो चुका है कि कैसी सुरक्षा होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, और MOU साइन होने के बाद ये चीजें होती है। सरकार जिस दिन MOU साइन करती है वो कह देती है कि इतने समय के बाद हम आपको यहाँ पर रोड फैसिलिटी भी प्रॉपर दे देंगे, इन शहरों को वहां से जोड़ दिया जाएगा, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर दे देंगे। तो अब वक्त आ चुका है कि अब इन्वेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, और इंडस्ट्रीज खड़ी होती हुई आपको दिखाई देगी, और आने वाले समय में लोगों को जॉब करने के भी ऑफर आने लगेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब अपनी बात रखिए सर। नहीं, हमने तो ये, अब संदीप जी हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहें। इनके समय अपहरण चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। क्या योगी जी के समय में लूट, अपराध, डकैती में NCRB में सबसे टॉप पर है कि नहीं है, वो अलग विषय हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है सब कुछ आप बता रहे हो, फील गुड, बड़ा सुंदर हो गया। हमारे 5 साल के कार्यकाल से अगर योगी जी के 10 साल के कार्यकाल की तुलना कर लीजिए, जिसमें केंद्र में भी इनकी है और तमाम स्थानीय सरकारें हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इंडस्ट्री सेक्टर का GSDP में हिस्सा 2%, 4%, 1%, 3% कुछ बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपने बिजली की बड़ी अच्छी बात की। हाँ, ये सही है कि बिजली की व्यवस्था 2012 में हम लोग आए तो जो कंजम्पशन था उसके सापेक्ष उत्पादन कम था,
लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने नई यूनिट्स लगाने का, एक्सटेंशन करने का काम किया, जिसका परिणाम हो गया कि चुनाव के पहले 16 के अंतिम तक में, जब 17 में इलेक्शन होना था, हमने उत्पादन में आमूल चूक परिवर्तन किया। और आपको 2012-13 में जो 9,246.7 मेगावाट उत्पादन था, 52% की वृद्धि करते हुए उसमें रेशियो में 1,40,793 मेगावाट का उत्पादन समाजवादी सरकार में हुआ। ये तुलना कर लेंगे किस रेशियो में इन्होंने बढ़ाया 17 के बाद से, समझ में आ जाएगा कि इन्होंने उत्पादन में हमने कितना काम किया। 220, 330 तहसीलों से लेकर के हर जगह नए बिजली पावर स्टेशन बनाने का काम हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाने का काम हो, बहुत व्यापक पैमाने पर हमारी सरकार में हुआ था। और अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो चौधरी साहब को भी मालूम होगा, देख रहे होंगे। ये अलग है कि हमको काम करने में प्रोपोगंडा करने का मौका नहीं मिला, जिसमें भाजपा माहिर है। दूसरी बात, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी के नाम ले रहे थे, अगर 10 साल में उसमें आप काम उत्पादन नहीं शुरू हो पाया तो इसको हम आपकी उपलब्धि माने। एक कंपनी का आपने नाम लिया, क्या उसमें उत्पादन शुरू हो गया है? उसमें कितने नौजवानों को नौकरी मिली है? मैं तो ये कह रहा था, उत्पादन या काम का मतलब है धरातल पे आपको 2-2 लगातार कार्यकाल मिला, तो जिसका शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन कर देते, उत्तर प्रदेश लोग नौकरी का डाटा लेके आते। हम भी मानते कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। अगर स्टेक आपका है ही नहीं है, तमाम राज्यों के सापेक्ष आप कहीं तुलना में है ही नहीं है, 51% गुजरात का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, तो हम क्या कहें आपको, कैसे धन्यवाद दें कि आपने बहुत काम किया है। कृषि सेक्टर का जो 26% स्टेक आज है, इंडस्ट्री का जो है 25-26% है, 25.5% सर्विस सेक्टर से। हम कहां कह रहे हैं, हम तो बता रहे 27 से दिया है, 27% हमारे समय में, 27%। आज इंडस्ट्री कितने, आज जो इंडस्ट्री है उसका योगदान कितना है? आज जो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो कितनी है? आज घट गया है, नहीं ग्रोथ घट गया है। जीएसडीपी में हिस्सा आपका, अरे आप बढ़ाने के लिए 10 साल में आए थे। 1 रुपए के अंदर इंडस्ट्रीज का धर्मेंद्र जी कितना योगदान है, आप बताइए कितने % है इंडस्ट्रीज कहां स्टैंड करती हैं? जीएसडीपी नहीं, मैं बता रहा हूँ जीएसडीपी में जो 2017 में, अब आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं बता रहा हूँ, 2017-18 में जब आप आए थे, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लेंगे तो। गूगल बॉय मत बनिए प्लीज, है ना, बिना पढ़े बिना अपने ज्ञान पे देखो, इस तरह टिप्पणी मैं आपके विज्ञान पे नहीं कर सकता हूँ। कहने को सूरज और चांद बताया, मैं अच्छी लच्छेदार बोल सकता हूँ, ये बात मत करिए। आपका डाटा आप अपने घर में बोलते, मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, मेरे पास डाटा है। मैं सब नहीं करता, देखिए, नहीं मैं सब नहीं करता। मेरे पास आपने क्या था, मैंने आपको बोला से आप सूरज मैं बता रहा हूँ, तो मुझे आप इसको क्रॉस चेक करो, आप क्रॉस चेक करो, आप बताओ क्या है सही। मैं क्या कहता हूँ, 17-18 में जब हम दे करके गए, आप सुनोगे तब तो, नहीं बिना पढ़े आप सुनो तो, बिना पढ़े, अरे डाटा 100% बोलूंगा मैं, आप मन मना के नहीं बताऊंगा। 17-18 में जब दे गए थे 17.14% देखे गए थे, और मैं कोट कर रहा हूं, आप बताने के लिए तो सरकारी, आप अभी भी बता रहे हैं कि हाँ 26-27% के लगभग है, लेकिन मैं एक आपके डाटा को कोट कर रहा हूं जो यूपी MOSPI बेस्ड सीरीज में 25.91% है। ये मेरा कहना है कि अगर आप काम किए होते उद्योगों में, औद्योगिकरण हुआ होता, उत्पादन बढ़ाते, तो वो सेक्टर आपका 50 तक जाना चाहिए, 30 तक जाना चाहिए, 40 तक जाना चाहिए। तमाम जो राज्य औद्योगिकरण में आगे हैं उनसे उत्तर प्रदेश तुलना होने चाहिए। उसका भी कारण मैं ये नहीं कह रहा हूं, चूंकि आपको बड़ा कार्यकाल मिला, सपोर्टिव सिस्टम मिला, केंद्र सरकार मिली, दुनिया में हर जगह पैसा उत्तर प्रदेश का खर्च करके टैक्स पेयर का गए। आपने 60 लाख रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गमले में जो चोरी कर लिया, ये इसको पूरे प्रदेश ने देखा कि ऑडिट हुआ। 60 लाख रुपए का आपने यहाँ पर नहीं, 60 लाख का आप सुन तो लीजिए, 60 लाख का आपने इंदिरा प्रतिष्ठान में गमला चोरी कर लिया। सर आप तो वो लोग हो। सुनिए, गली मोहल्ले की ऐसे बातें छोड़िए, अभी आपके आंकड़े खत्म हो गए तो मैं बोलना शुरू करूं। ये गली मोहल्ला है, मतलब हम टैक्स पेयर का पैसा आप चोरी करें और हम पूछ लें तो गली मोहल्ले की बात है। आपके समय भ्रष्टाचार की भेंट सड़कें चली जाए, पुल चले जाए, प्रधानमंत्री आपके दिमागी नस्ल कह देंगे सवाल पूछने पे, आप गली मोहल्ले की बात कह देंगे। क्या विकास आपके समय में हुआ है? सवाल का एक मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके समय पे मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, बिना देखे बता रहा हूँ। आपने सूरज चांद की बात की, तब मैंने आपको गूगल बॉय बोला उसे, तो गूगल बॉय मत बनिए। सूरज चांद के अगर प्रणाम करने का काम करेंगे तो गूगल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आपके समय पे एक्सपोर्ट जो थे वो 84,000 करोड़ थे,
हमारे समय पे एक्सपोर्ट बढ़ गए 1,86,000 करोड़, और इस क्या टाइम परसेंट पे बढ़ा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अरे तो आप खुद दोनों का देखिए, परसेंटेज में बताइए ना, आप खुद देख लीजिए ना मैं तो कितने में पूछ रहा हूँ परसेंटेज बताइए कि जो हम कह रहे 12 से 17 से आप अपना तुलना कर दीजिए, एक्सपोर्ट का भी, प्रोडक्शन का भी, सर्विस सेक्टर का भी, हम मान जाए प्रतिशत में बता दीजिए। जीएसडीपी के 100 यूनिट के सापेक्ष कितना बढ़ा? ऐसे नहीं, आप अपनी बात पूरी बोलिए, मैं आपको सम्मान के साथ सुन रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा। सर आप सुनिए, मतलब आप या तो सुनिए बोलिए। नहीं, मेरा सिंपल मैं एक सवाल सुन लीजिए, उसको आप बताइए। हम कह रहे हैं जीएसडीपी में 17 के सापेक्ष जब आप आए थे, जो हम आपको दे करके गए थे, उसके सापेक्ष आज की डेट में 100 यूनिट के सापेक्ष कितना परसेंट प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, कितना कृषि सेक्टर में है स्टेक आपका, और कितना जो है सर्विस सेक्टर में, ये बता दीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। परसेंटेज आप ग्रोथ क्या है? अब सुनिएगा सर, परसेंटेज ग्रोथ में फिगर के साथ आपको बता रहा हूँ चीजें, वो आप अपने आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा सर। नहीं, आप बताइए, चैनल बैठ जाएगा, परसेंटेज बताइए, समझ में आ जाएगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ सीधे तरीके बता रहा हूँ, आप भी निकाले, आप भी तो कुछ काम करिए ना सर। आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे तो आप भी निकालने काम करिए सीधे तरीके से। आपका प्रश्न चलने लगा, आपने प्रश्न पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ। आप 2017 में जहां पर जिस चीज को छोड़ के गए थे, हमने उस शिशु को बड़ा करके, पढ़ा लिखा करके, ग्रेजुएट बना के, पीएचडी बना के खड़ा कर दिया है। और उसके बाद में आज जैसे अगर बातचीत करें, हर सेक्टर में ग्रोथ की हमने चीजें मतलब जो बना के दी हैं। और एक्सपोर्ट का जैसे मैंने बताया कि 84,000 करोड़ से आज जो खड़ा है हमारा एक्सपोर्ट जो है यूपी का, वो खड़ा है 1,86,000 करोड़। उसके अलावा जैसे अगर बातचीत करें कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ की अगर बातचीत करें, तो इंडस्ट्रीज का आज की डेट में योगदान जो है, अगर पूरा 100 रुपए अगर देखें तो 100 में से 27 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो इंडस्ट्रीज का उसमें ग्रोथ हुआ है। और चीजों को अगर लेके के सापेक्ष कितना बढ़ गया सभी में, आप खुद अपने डाटे में 2017 के सापेक्ष कितना बढ़ गया, क्या परसेंट बढ़ गया आपके उससे? अरे आप बता देना, आप विद्वान हैं, हम लोग तो कैलकुलेटर अभी पूछेंगे। आप तो ज्ञानी है, पीएचडी वाले हैं, आपके नेता हाल भले हाई स्कूल है, लेकिन आप पीएचडी वाले मैं देख रहा हूँ, मान रहा हूँ। कितना परसेंट बढ़ गया ये बता दीजिए। 27 आप कह रहे हैं, क्या परसेंट बढ़ गया? 17 में जब हमने आपको दिया था, क्या परसेंट बढ़ाया आपने? आपका उस टाइम पे जो था फिगर, कुछ ही बोले तो आपने तो फिगर बोल के मतलब बता दें उसमें क्या दिक्कत है? आपके समय जो फिगर था आप बताइए ना, उसमें क्या कंपैरिजन अभी हो जाता है? अरे 27.4 मैं तो पहले कब से चिल्लाक बता रहा हूँ जब हम दिए थे। अब कितना परसेंट बढ़ गया ये आप बताइए। 27% 27 से 28% के बीच में भी है। और जीएसडीपी की जैसे जहां तक बातचीत हुई तो कितना परसेंट बढ़ा, वही मैं पूछ रहा हूं। 13 लाख करोड़ पे आपने दिया था, इस टाइम पे 34 लाख करोड़ रुपए है। 34 लाख करोड़ कितना का सीधा 3 गुना हो गया सर। तो इसकी बातचीत आप कर लें, कितना हो गया? सीधा 300% का जंप हुआ। तो इसमें करने की बात क्या होगी? श्रीमान जी 27.4% हम छोड़ गए, आप कह रहे 27 हो गया, तो क्या परसेंट बढ़ा कि घटा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसी चीज पे आप पूरा घिसने काम कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस घिस के खत्म हो जाएगा इसमें। इस तरीके ऐसे नहीं कर दीजिए, एक लाइन मान लीजिए, घट गया, दूसरा कौन सा हम लोग दूसरा उसके अलावा लेकिन संदीप जी सवाल ये है कि अखिलेश यादव सरकार के अगर आखिरी पूरे साल 2016 और 17 का हम जिक्र करें, जिस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह और दिनेश सिंह गेट्री के बीच में तू मैं हो रही है जीएसडीपी को लेकर, तो ऐसे में सरकार के 2023-24 तक उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है सर, वो बताई जा रही है तकरीबन 70% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या इससे सिर्फ योगी सरकार की उपलब्धि बताएं? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो अखिलेश यादव के शासन का भी है, समाजवादी पार्टी के शासन का भी है, जो कि दोनों को मिक्स करके यहाँ पर 70% का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। देखिए रितु जी, कुछ चीजें होती हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैं अखिलेश यादव जी को बहुत पसंद करता हूं, और अखिलेश यादव जी के समय में कई चीजें बहुत अच्छी हुई, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो जो गांव से उन्होंने एम्बुलेंस को जोड़ा, कोई भी गरीब अमीर बीमार हो जाए एम्बुलेंस लेने आती है। एक उन्होंने जो फोन कॉल पर पुलिस की सहायता जोड़ी, ये चीजें उत्तर प्रदेश में आज भी याद की जाती है, सरकार चाहे योगी जी की हो। ये सबसे बड़ा जो अखिलेश जी की सरकार के फेल होने का कारण रहा था, बहुत अच्छे तरीके से अखिलेश जी लेकर के चले, लेकिन अखिलेश जी के चारों तरफ जो एक लॉबी थी, जिसमें आजम खान जैसे लोग थे, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक बेटी की वजह से किस तरीके से पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए गए, अपने लोगों को लगा करके वहां पे आपने पूरा तांडव को देखा। उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरकार की इमेज खराब होती चली गई, और उसी चीज को आज तक समाजवादी पार्टी ढो रही है। तो आज की तारीख में वो जो इमेज है, वो इमेज बदली है। एक केला बेचने वाला भी आपकी बेइज्जती कर सकता था, एक अमरूद बेचने वाला भी आपकी बेइज्जती कर सकता था, आपको चाकू दिखा सकता था।
तो वो जो चीजें थी वो बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश से लोग पलायन तक करने लगे थे। कई गांवों से लोग जमीन बेचकर शिफ्ट हुए। कैराना जैसा शहर हो, देवबंद जैसा शहर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, वहां पर हिंदुओं के जो पलायन वाली स्थिति आई थी, आपने पहली बार सुना, वो पलायन वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के समय में आई थी और आजम खां जैसे लोग इस चीजों के लिए वो ज्यादा जिम्मेदार थे। लेकिन वो चीजें आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। चाहे कैराना हो, कैराना में आप देखेंगे तो जो वहां पर सांसद हैं अभी इकरा आजम, उनके भाई का बड़ा दबंग थे वो, उनका किस तरीके से चर्चा होता था, अतीक अहमद और उसके बच्चों का कैसा दबदबा रहता था चारों तरफ। इसी तरीके से मुख्तार अंसारी किस तरीके के लोग थे। तो उन लोगों का दबदबा उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हुआ है, क्रिमिनल्स को खत्म किया गया है और वो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड थी उसकी कमर तोड़ी गई है। तो आज इसलिए उत्तर प्रदेश की इमेज बदली है। डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट तभी आएगा, इंडस्ट्री तभी लगेंगी, जॉब तभी मिलेंगी जब यहाँ का माहौल अच्छा होगा। अब माहौल बदला है तो आगे देखिए क्या होता है। सर, चूंकि देखिए बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बदलाव हुआ है, अलग अलग जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई है और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उत्तर प्रदेश बेहतर है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि क्या उसका असर जीएसडीपी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के बढ़ते आकार में क्या साफ दिखाई दे पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर लीजिए, चाहे आईटी इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं लगी हैं या उत्तर प्रदेश नहीं बदला। आप उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो आप देखेंगे, मैं अभी फिलहाल गाँव में बैठा हूँ और गाँव में दिन में लाइट चल रही है, गाँव में एसी चल रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात दिखाता है। जब हम हाईवेज पर निकलते हैं, अभी मैं अपनी सिस्टर के यहाँ उत्तराखंड में काशीपुर पड़ता है, रुद्रपुर के बाद मैं वहां गया था तो मुझे जाने में कुल 4 घंटे लगे, जबकि वहां गाड़ी से पहुंचने में 7-7, 8-8 घंटे लगते थे। रोड इतने खराब थे। आज की तारीख में आपको एक्सीलरेटर पे पैर रखना है, कुछ देखना नहीं है। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर बदली है। एक डर रहता था कि रास्ते में गुंडागर्दी हो जाएगी, कोई रोक लेगा, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। आज की तारीख में ना वो हिंदू मुस्लिम का डर रहता है, ना गुंडों का डर रहता है। तो आप बेफिक्र होकर के कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, इसी पे आपका जवाब। नहीं, देखिए ऐसा है, ये एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था। और मैं आप बताऊं ऋतु जी, इनके आने के बाद एनसीआरबी का मेरे सामने डाटा रखा हुआ है। 2017 में ये लोग कहते हैं जो सांप्रदायिक तनाव, जाति दंगे हुए 8,990, 18 में 8,908, इस तरह करते हुए ये कहना जीरो कर दिए। जाति टकराव, सांप्रदायिक टकराव और क्राइम में अगर महिला उत्पीड़न में एनसीआरबी कहता, हमको तो हम नहीं कह रहे कि हमारी सरकार है हम कोई डाटा बनाए, महिला उत्पीड़न में, दलित उत्पीड़न में, लूट हत्या डकैती में उत्तर प्रदेश देश में अगर टॉप है तो हम कैसे कह दें उद्योग में टॉप है? भाई उद्योग में टॉप तो हम तभी कहेंगे जब उद्योग में टॉप होगा, जिसमें टॉप में उसमें कह रहे हैं। और ये नैरेटिव था उस 12 से 17 के दौरान इतिहास के सर, लेकिन देखिए एनसीआरबी के अभी हाल फिलहाल में आंकड़े आए थे जहां पर उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ, इस तरह का जिक्र किया गया। जो एनसीआरबी के आंकड़े आप बता रहे हैं वही एनसीआरबी के आंकड़े लगातार यहाँ पर देखने को मिल पाए थे। बहरहाल समय की कमी चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा सकती। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।